दोस्तों नमस्कार। देश में या यूँ कहा जाए कि देश की संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र में सत्ता की तरफ से दो मुद्दे उठाए गए हैं। उन दो मुद्दों में पहला मुद्दा वंदे मातरम को लेकर है और दूसरा मुद्दा एसआईआर को लेकर है। जिस तरीके से सत्ता ने एनडीए ने बेवक्त ऐसे मुद्दे उठाए जब देश में इसकी ज़रूरत नहीं थी। सरकार को इस समय देश की आर्थिक व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे में वो वंदे मातरम और जय हिंद के नारे को लेकर विवादित टिप्पणियां की जा रही। राज्यसभा और संसद के सचिवालय ने ऐसे वक्त पर यह कहकर सबको सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब राज्यसभा और लोकसभा में लोग वंदे मातरम का गान नहीं कर सकते, जय हिंद नहीं बोल सकते। इस बात को लेकर सारा विपक्ष इंडिया ब्लॉक पूरी तरीके से सत्ताधारी दल पर हावी होने पर मजबूर हो गया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों या अन्य दलों की महिला शक्तियों ने जिस तरीके से एसआईआर और इलेक्शन कमीशन, वंदे मातरम जैसे इश्यूज़ पर धारा प्रवाह सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, ये बात तय है कि जब से इंडिया ब्लॉक बना है तब से एनडीए सरकार के लिए दिन ब दिन एक ना एक समस्या खड़ी होती रहती है। जिस तरीके से पिछले 10 साल तक एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निष्कंटक राज किया, हालात ऐसे थे कि लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुना गया। तीसरे चुनाव में 2024 में जब चुनाव होते हैं तब इंडिया गठबंधन का जो एकता सबके सामने नजर आई, उससे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे एनडीए के होश उड़ गए। पिछले 5 साल में राहुल गांधी पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक दलों ने हमला करके उनको बेवकूफ़ साबित करने की कोशिश की, 5 सालों में उनकी इमेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उनकी छवि सुधरी है, लोकप्रियता बढ़ी है। यहाँ तक की चर्चा में है कि कहीं कहीं किसी मामले में राहुल गांधी की जो लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी से कहीं ज़्यादा दिखी। भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा ने कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी की जो लोकप्रियता, उनकी आचार व्यवहार में जो सुधार देखा गया है, उससे साफ पता चल रहा है कि अब एनडीए सरकार को किसी ना किसी से दिक्कत हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर उनके मन में बेचैनी हमेशा बनी रहती है। आपको बता दें, जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में महिला शक्तियों ने एसआईआर, इलेक्शन कमीशन और वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से अपनी तकरीरें संसद के दोनों सदनों में रखी हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री बनकर राज कर रहे हैं, उनकी भी चूल्हे हिल चुकी हैं। शताब्दी रॉय हों, सागरिका घोष हों, प्रियंका गांधी हों, सुप्रिया शीले हों और महुआ मोइत्रा हों, सयानी घोष हों, इन सब महिलाओं ने जिस तरीके से संसद के अंदर अपनी बातों को रखा ही नहीं बल्कि लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब भारत जानवरों का देश नहीं है जिसको जो जिस तरीके से जिसको चाहे हाँक ले। अब संसद के दोनों सदनों में विपक्ष काफ़ी मजबूत दिख रहा है। I want to ask 3 questions first, which will make it very clear that the BJP is directing
and using the election commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? Why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the election commissioner is going to be? Second question, in December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioners. Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commission? Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the election commission to destroy CCTV footage? संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में जिस तरीके से राहुल गांधी ने सीधे सीधे अमित शाह को खुली चुनौती देते हुए कहा कि आप में अगर हिम्मत है, अगर आप अपने आप को भाजपा का चाणक्य मानते हैं, तो वोट चोरी के मुकाबले में आप मेरे साथ खुली बहस कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैंने वो सभी तथ्य सामने रखे हैं जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से चुनाव आयोग की मदद से वोट चोरी की गई हैं। राहुल गांधी ने जुलाई में 7 जुलाई को कर्नाटक की सेंट्रल बेंगलुरु की लोकसभा की एक विधानसभा महादेवपुरा की उन्होंने अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर एक प्रेजेंटेशन के जरिए ये समझा दिया कि 1,250 वोटों की हेराफेरी की गई और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सबूतों को सामने रखा। ये केवल एक ही प्रेजेंटेशन नहीं था। इसके बाद उन्होंने आनंद की कर्नाटक की ही एक और विधानसभा के बारे में ये कहा कि वहाँ पर भी लाखों के वोट जोड़े गए और कांग्रेस समर्थक वोट काटे गए। इसके बारे में ये कहा जाता है कि कांग्रेस जहाँ जीत जाती है वहाँ के बारे में वोट चोरी की बात नहीं करती, लेकिन राहुल गांधी ने आनंद की सीट पे जहाँ पे कांग्रेस के नेता जीते हैं वहाँ के मामले में भी ये बताया कि किस तरीके से लोगों के वोट फ़ोन के जरिए लोगों को चुनाव आयोग के पास भेजे और बहुत सारी संख्या में वोट काटे भी गए। इस साजिश के तहत एक प्राइवेट कंपनी का नाम भी आया जो कि मोबाइल के जरिए वो अच्छी तरीके से प्राइवेट तरीके से कांग्रेस समर्थक वोटों को काटा गया। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों के वोट को भी काटा गया। इस तरीके से राहुल गांधी ने इसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव के हुई धांधली के बारे में बताया, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेजेंटेशन के जरिए एक एक बात का खुलासा किया गया कि किस तरीके से 2 करोड़ वोटों के में से 25 लाख वोटों का घपला किया गया, धांधली की गई। बाहर से लोग हरियाणा में आए चुनाव देने, वोट देने, महाराष्ट्र अन्य प्रदेशों से महाराष्ट्र चुनाव में भी वोट देने गए। इस तरीके से राहुल गांधी के साथ साथ मनसे नेता राज ठाकरे ने भी महाराष्ट्र विधानसभा में हुई धांधलियों का खुलासा किया। इतना ही नहीं, पूर्व सरकार में महाविकास अघाड़ी की सरकार में मंत्री रहे आदित्य ठाकरे ने भी एक प्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखा दिया कि किस तरीके से पिछले चुनाव में चुनाव आयोग की मिलीभगत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव मतदान कराए गए और कांग्रेस व अन्य महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ किस तरीके से धोखाधड़ी की गई और इसमें चुनाव आयोग की जो भूमिका बड़ी संदिग्ध रही। ऐसे में पिछले 5 साल में जिस तरीके से राहुल गांधी की इमेज में, राहुल गांधी के बोलने व्यवहार करने में जितना ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला, उससे कांग्रेस को तो बल मिला ही, साथ ही राहुल गांधी की स्वीकार्यता में भी काफ़ी इजाफा हुआ है।
लोग अब राहुल गांधी और मोदी को समकक्ष देखते हैं। ये बात तो अब समझ में सबको आ गई। यही वजह है कि वरिष्ठता में तो बहुत विभिन्न पार्टियों में ऐसे नेता हैं जो 8-8, 9-9 साल तक से सांसद हैं, लेकिन राहुल गांधी के सामने वो कहीं नहीं टिकते। ये समझ में आ गया है कि राहुल गांधी जितनी निष्पक्षता, निडरता और हिम्मत के साथ, चाहे वो सदन हो, चाहे वो सड़क हो या कहीं कोई सेमिनार हो, अपनी बात को बड़े खुले दिल से रखते हैं। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया राहुल जी। Actually, let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. प्लीज ठीक है, बैठ जाए, बैठ जाए। माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात करी, प्लीज। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीतते हैं, वोट चोरी से नहीं जीते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए हम जीते। आपने 370 हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। छोड़ के चले गए। जवाब तो मुझे देना पड़ेगा, और मैं मानता हूं उनको सुनना भी चाहिए। आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल होना बाकी है, लेकिन अमित शाह ने बुधवार को जैसा प्रहार कांग्रेस पर किया, विपक्ष को इसका अंदाजा तो पहले से जरूर थोड़ा रहा होगा, लेकिन हमला इतना भीषण होगा शायद किसी ने इसकी कल्पना नहीं की होगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये फाइट सुनिए। Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी ने सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को उकसाया और उन पे सीधे हमले करते हुए कहा कि चुनाव आयोग की जो गतिविधियां आजकल चल रही हैं और मोदी शाह की मंशा के अनुसार केंद्रीय चुनाव आयोग SIR के जरिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत के रास्ते को सुगम और सरल करते हैं। इस बात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरीके से बिफर जाते हैं और राहुल गांधी को यह कहते हुए धमकाते हैं कि तुम्हारे हिसाब से मैं बात नहीं करूंगा, मैं जब चाहूँगा, जैसे चाहूँगा वैसी ही बात करूँगा। यानी कि सारे राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पे जो गंभीर आरोप लगाए, धांधलियों के और वोट काटने और जोड़ने के जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए, उन सबको अमित शाह ने सीधे सीधे बेबुनियाद बताया और ये कहा कि क्या CM और PM का चुनाव घुसपैठिए करेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से जब भी कोई चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये घुसपैठिया मुद्दे को उठाना उनके लिए लाजमी, सबसे पसंदीदा जो सब्जेक्ट है, जो विषय है और जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए घुसपैठिया है। ये तो सभी जानते हैं, जब भी कहीं चुनाव आता है तो ये
जो चुनावी पर्यटक घुसपैठिया के रूप में उठाया जाता है। एक तरीके से इलेक्टोरल टूरिस्टर है जो भारत में आता है और चुनाव के जाने के बाद वो मुद्दा शांति रद्दी के टोकरे में डाल दिया जाता है। बार बार पर केंद्रीय गृह मंत्री राहुल गांधी को पर व्यंग करते हुए कहते हैं मेरा पास 30 साल का संसदीय कार्यों का अनुभव है। ये बात तो सही है कि पिछले 30 साल से अमित शाह और मोदी की जोड़ी की वजह से गुजरात में जिस तरीके से लोगों की आंखों पर पर्दा डाल रखा है धर्म का, आस्था का और हिंदू मुस्लिम का, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अजेय है। ये बात सबको समझ में आ रही है कि वहाँ पर गुजरात से बीजेपी की विदाई लगभग नामुमकिन है। कांग्रेस पार्टी ने ही ये परंपरा बनाई थी, कानून भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, मगर आज आरोप करना है इसलिए आपने चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी के कहने से कुछ नहीं होता। जनता हमको सुनती है भाई और हम जवाब भी देते हैं। ठीक है, अगर आप सहमत हैं तो जब तक कानून नहीं बनता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में एक कमेटी बने और प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता इसके मेंबर, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमने हाँ बोला सर। और विपक्ष के नेता भी थे, प्रधानमंत्री थे और सीजे। 2023 में कानून बन गया। कानून क्या बना? विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री तय करेंगे, वो एक मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री, ये 3 लोग बैठकर चर्चा कर मेरिट्स में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे।